हेलो। तो हम लोग आज समझेंगे कि कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है और ये कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कैसे डिस्कवर किए गए। देखिए, कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो हैं वो प्लैनेट्स के लिए वैलिड है। प्लैनेट्स एंड स्टार, दे आर टू टाइप्स ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो आपको आकाश में रात को दिखाई देते हैं। जब भी आप देखते हैं तो आपको जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो होते हैं स्टार्स, और जिनकी लाइट आपको कंटिन्यूस दिखाई देती है, टिमटिमाना नहीं दिखाई देता, ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देती, वो होते हैं प्लैनेट्स। ये आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि सुबह और शाम को डूबते हुए सूरज या उगते हुए सूरज की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है जिसे बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, वीनस, जो कि एक प्लैनेट है। तो इसी तरीके के बहुत सारे प्लैनेट हैं। आई होप आप प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन प्लैनेट्स के बारे में जो डिस्कवरी है ये स्टार्ट हुई कॉपरनिकस के समय से। तो कॉपरनिकस जो कि एक मॉन्क थे और उनके स्टूडेंट टाइको ब्राहे और टाइको ब्राहे के स्टूडेंट कैप्लर, इन लोगों ने कई सौ दिनों तक, या हम कहें कि बहुत सारी रातों तक डाटा कलेक्ट किया सिर्फ अपनी बेयर्ड आईज से। ऐसा कहते हैं कि लगभग 40 इयर्स कैप्लर ने डाटा कलेक्ट किया। डाटा मीन्स ही वाज ऑब्जर्विंग द प्लैनेट्स, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, कि भाई मार्स, वीनस या जुपिटर, ठीक है, इन सब के मोशन को he was observing. So on the basis of the observation, he took almost 20 years to formulate these laws. 20 साल, उसके बाद भी 20 साल में लगे इन सब डाटा को कैलकुलेट करने में। अगर आप देखें तो 40 साल की रातों का डाटा इज नॉट ए वेरी सिंपल डाटा। हर रात अगर मान लीजिए कैप्लर ने 100 ऑब्जर्वेशंस भी ली तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में कितने डाटा पॉइंट्स कलेक्ट होंगे। 365 नाइट्स होती हैं, और हम माने कि अगर 365 दिन पूरी डाटा नहीं भी लिया गया, आधी रात आधे साल में बारिश या कोई और मौसम की वजह से, तो भी आप देखेंगे कि काफी ज्यादा डाटा पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। और इतने डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करने के लिए आज भी आपको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कैप्लर ने स्वयं खुद इन सारे डाटा को एनालिसिस किया और ये 3 लॉ फॉर्मुलेट किए जो कि कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जाने जाते हैं। सो इनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, आगे चल के जब न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया है ना, या फॉर्मुलेट किया, तो उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पर हम कैप्लर्स लॉज को कई बार डिराइव कर देते हैं। लेकिन कैप्लर्स ने ये तीनों लॉज इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्वेशनल डाटा के बेसिस पर निकाले थे। ओके, कैप्लर एक जर्मन विद थे, जर्मन विद्वान थे। ओके, तो देखते हैं क्या है ये कैप्लर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन। तो पहला जो कैप्लर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन है, जो कहता है कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ में। हम समझ लें, आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद द शेप ऑफ एलिप्स। एलिप्स की शेप सर्किल से थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। ओके, तो सन इज द फोकस ऑफ द वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स। सन इसका एक फोकस माना जाता है। प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ओके, एलिप्स के बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप लोगों को मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स पढ़ना चाहिए। एस एल लोनी की बुक आती है और बहुत सारे YouTube पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके,
कैप्लस लॉ का डिटेल में एनालिसिस भी किया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, फिजिक्स वाला का वीडियो भी और बहुत सारे, बट माय एम इज नॉट derive or explore each and everything. I want to summarize, okay, short में और clear करना चाहता हूँ ये, ठीक है? तो my aim is something different. The second laws of planetary motion is the aerial velocity remains constant. Aerial velocity means planets move around the sun in such a way that it covers इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, कि सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करते हैं. एरिया मींस अगर ये मान लीजिए एलिप्स है, ये सन है, तो अगर टी टाइम में, t1 टाइम में a1 एरिया कवर किया यहां पर, और यहां पर t1 टाइम में हम कहें a2, ये जो एरिया होगा A1 के बराबर होगा, क्योंकि टाइम सेम है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं. इट मस्ट बी A1. ओके, सो प्लैनेट्स कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, और आइदर यू कैन से दैट A upon T is constant, or better to write in this form, d over dt is constant. You can prove very easily. Again, Kepler deduced these laws on the basis of the data, but हम यहाँ पर बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल विच इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके आधार पर भी हम शो कर सकते हैं कि यस इट मस्ट बी ट्रू. और थर्ड जो है वो कहता है कि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एक तरीके से न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के डिस्कवर का आधार बना है. ओके, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन और द डिस्टेंस ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. कहने का मतलब यह है कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं सन के चारों तरफ, उनके घूमने का टाइम का स्क्वायर जो है वो सन से उनकी डिस्टेंस जो है, एवरेज डिस्टेंस, बिकॉज इन एलिप्स द मेजर एक्सिस डिस्टेंस इज समथिंग एल्स और माइनर पे कुछ और होगी, तो जो एवरेज डिस्टेंस है उसकी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है. टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब और आर क्यूब. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट. तो ये तीन लॉज हैं केपलर प्लैनेटरी मोशन के. जिसमें से सेकंड में इजीली आपको दिखा सकता हूं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं. बट इस वीडियो में मैं कोई प्रूफ नहीं करने वाला हूं. मेरा एम था आपको ये बताना कि कैसे हम कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझ सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैप्लर्स लॉज यू कैन नॉट डिराइव. ओके, तो एक एस.सी. वर्मा जी से एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा. इनका एक वीडियो यूट्यूब चैनल है, एस.सी. वर्मा जी का जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसमें उनके करते हैं शंका समाधान. तो उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के प्रूफ की बात करते हैं तो न्यूटन लॉ से प्रूफ कर दिया जाता है, और जब न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के प्रूफ पे जाते हैं तो वो केपलर्स लॉ से प्रूफ कर दिया जाता है. तो ये क्या है, देखिए केपलर्स लॉस इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ है और न्यूटन का जो लॉ है वो इंडिपेंडेंटली. ओके, हम समझाने के लिए आपस में ये करके दिखा देते हैं, एक मैथमेटिकल ब्यूटी शो करने के लिए, एक मैथमेटिकल लिंक, एक अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए, डेवलप करने के लिए. बस सच्चाई यही है कि केपलर्स लॉज discovered whole and soul on the basis of the observational data. That's why data is very important. That's why in a modern time data analysis, data science becomes a very important science. Okay, all the best.